सारा मुतालबा करते रहे कि लार्जर बेंच बना के इलेक्शंस के हवाले से जो सूबा पंजाब और KPK में होने थे उन पे फैसला किया जाए, लेकिन जुडिशरी के चंद जजेस का एक अपना मौक़िफ़ रहा और इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की उस फैसले को कि जो मुतनाज़ा फैसला था। हम ये समझते हैं कि वो फैसला 4-3 का फैसला था, जिसमें सुओ मोटो एक्शन भी और एक जमात की भी पिटीशन को हम डिसमिस तस्वर करते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको 3-2 का फैसला कह के उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। फैसले वो इम्प्लीमेंट होते हैं जिनको पब्लिक सैंक्शन हो। वो फैसले जो हवा में उड़ा दिए जाएं, उनसे ना तो अदलिया की एहतराम में इजाफा होता है, बल्कि वो नेगेटिव एस्पेक्ट सामने नज़र आते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे इसलिए जा रहे हैं कि हम बावर कराना चाहते हैं इस जुडिशरी को कि जुडिशरी का माजी पाकिस्तान की पॉलिटिकल और जुडिशल हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा ताबनाक नहीं। ये बड़ी बदकिस्मती रही कि अवामी हकूक़ को सल्ब करने वालों का साथ हमेशा जिस जुडिशरी ने दिया। 2000 में वो फैसला इस जुडिशरी ने किया कि एक जो पटिशनर था 12 अक्टूबर 1999 के इक़दामात को चैलेंज किया कि यह गैर कानूनी गैर आइनी है, लेकिन उस वक़्त की जुडिशरी ने बजाय उनको रिलीफ देने के, उनकी पटिशन को एक्सेप्ट करने के, उन्होंने उस आमिर को इख्तियार दिया कि आप आइन में तरमीम कर सकते हैं। उसको इख्तियार दिया कि आप 3 साल इक़्तिदार में रह सकते हैं। 50s की दहाई में जुडिशरी ने जो किया वो भी आपके सामने, 60s में किया वो भी सामने, और 70s में जो किया वो भी सामने। इसलिए हम समझते हैं कि इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमें मुनसिफ चाहिए। वह मुनसिफ चाहिए जो आइन और कानून को बालादस्त समझें और आइन और कानून की बालादस्ती को कायम रखते हुए फैसले करें। अपनी पसंद और नापसंद पे फैसले ना किए जाएं। आज कौम ये महसूस करती है कि आज जुडिशरी अपनी पसंद और नापसंद के फैसले कर रहे हैं, और इसीलिए इस मुल्क की आवाम और अक्सरियत आवाम की कल इंशाअल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे होगी और जुडिशरी को ये बावर कराएगी कि आप मुनसिफ बने। पाकिस्तान की क्रिमिनल हिस्ट्री में पाकिस्तान की ये जुडिशल फंक्शनिंग है जुडिशरी की ऑन क्रिमिनल साइड, कभी भी किसी सिविल जज ने कभी किसी मुल्ज़म को वेलकम नहीं किया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो बजा 11 मई को जब इमरान खान को तलब किया गया तो इमरान खान उस वक़्त मुल्ज़िम था, अभी एक्यूज था, वो मुल्ज़िम था। आया जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उनको बेगुनाह करार दिया? इल्ज़ाम तो था ना, और जब तक इल्ज़ाम हो, हर वो फर्ज जिस पे इल्ज़ाम हो मुल्ज़िम होता है। तो मेरा सवाल है जुडिशरी से कि वो क्या वजूहात थी कि आपने उसकी अरेस्ट को इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन आपने ये कोई फैसला नहीं किया कि हम उसको बेल पे एडमिट करते हैं। वो आज़ाद था आपके फैसले के मुताबिक। आज़ादी तो ये थी कि वो अपने घर पर निकाला जाता, लेकिन जुडिशरी ने प्रीएम्प्ट किया एग्जेक्टिव के इख्तियारात को कि एग्जेक्टिव जिनके पास उसके मुकदमात हैं,
जहाँ वो मुल्ज़िम है उसको ना इंटरोगेट कर सके, ना इन्वेस्टिगेट कर सके, और अपना मेहमान बना के रखा। और उस वक्त तक मेहमान बना के रखा जब तक दूसरे दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके प्रोटेक्टिव बेल नहीं ली। मेरा सवाल है उस चीफ जस्टिस से भी, या तो आप प्रोटेक्टिव बेल ले लेते उस दिन और फिर आप मेहमान बना लेते, उनको अच्छे खाने सर्व करते, लेकिन प्रोटेक्टिव बेल भी आपने नहीं ली। लेकिन आपने एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात को प्रीएम्प्ट किया कि वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल न कर सके, और कोई जुडिशल ऑर्डर ऐसा पास नहीं किया। कोई ऐसा जुडिशल ऑर्डर नहीं था, ये वर्बल ऑब्जर्वेशंस थी। हम समझते हैं कि जजेस अपने पेन के जरिए बोला करते हैं, जजेस अपनी जजमेंट के जरिए बोला करते हैं। जजेस कभी अपनी ऑब्जर्वेशन जो उधर देते हैं उनके ज़रिए अपने मैसेज कन्वे नहीं करते। हम समझते हैं कि 12 मई को ये मैसेज कन्वे किया उस बेंच ने इमरान खान की इनोसेंस का, जो उसका कोई इख्तियार नहीं था। इनोसेंस तब इस्टेब्लिश होती है जब ट्रायल होता है, जब प्रोसीडिंग्स होती हैं। विदाउट प्रोसीडिंग्स किसी को इनोसेंट डिक्लेयर करना ये किसी अदालत का, किसी फोरम का, किसी ट्रिब्यूनल का इख्तियार नहीं है। और हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए अब कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आए हैं कि हम याद दिलाना चाहते हैं जुडिशरी को कि आपका किरदार आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। आपके फैसले वो जिनको पब्लिक की सेंक्शंस हों। आपकी एक हाई कोर्ट ने फैसला किया था, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट जज ने 29 को किया फैसला कि 30 को इलेक्शन करवा दिए जाए। वो हवा में उड़ गया, वो क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था। आपका ये फैसला जो आज 14 तारीख में हम आपके पास बैठे हुए हैं कि 14 मई को इलेक्शन करवाया जाए, ये भी हवा में उड़ गया। आपने नहीं देखा कि आया ये प्रैक्टिकेबल है भी कि नहीं। आपको प्रैक्टिकबिलिटी भी देखनी चाहिए थी कि जब इलेक्शन कमीशन कहता है हम इलेक्शन नहीं करा सकते, जब एग्जीक्यूटिव कहती है हम आपको फंड फराम नहीं कर सकते, जब जुडिशरी कहती है हम आपको रिटर्निंग ऑफिसर नहीं फराम कर सकते, तो फिर ऐसा फैसला देने की ज़रूरत क्या थी। तो हमारी ये दरख्वास्त है जुडिशरी से कि इस कौम को इंसाफ चाहिए, और इंसाफ उन मुनसिफों से चाहिए जो आइन को और कानून को बालादस्त समझे, जो अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसले न करें। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फैसला किया कि हम भरपूर तरीके से कारकुनों से साथ, अहदेदारों के साथ, पार्लियामान के मेंबरों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे एहतजाज करने जाएंगे। कुंडी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का शुक्रिया। आज पाकिस्तान की तारीख़ का एक और दिन, आज से चंद साल पहले आज ही के दिन 2006 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे आज ही के दिन दस्तखत किया। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जिस पे दोनों लीडरों की ख्वाहिश थी कि मुल्क आगे तरक्की की तरफ जाए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और ये चीज़ें ख़त्म हों। आज मैं समझता हूँ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बहुत सी शिकों पे अमल दरामद हो चुका, और चंद ऐसी शिकें रह रही हैं जिस पे अमल दरामद करना मैं समझता हूँ कि आज वक्त की ज़रूरत है। आज इस मुल्क को एक और चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी की ज़रूरत है सियासी जमातों के साथ, और इस पे मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को जो है हम सबको इस पर गौर करना चाहिए कि हमें आगे इस पे जो है वो चलना चाहिए। बुखारी साहब ने बात की, कल पीडीएम की जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीडीएम की लीडरशिप की तरफ से अप्रोच किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने उसको एक्सेप्ट किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों को, अहदेदारों को कॉल दी है कि वो इस पुरअमन एहतजाज में जो है वो शिरकत करें। ख़ासकर हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के, पंजाब के और कश्मीर के जो हमारे पार्टी के दोस्त हैं, अहदेदार हैं, उनको ख़ास तौर पर ये हिदायत की गई है, और इंशाअल्लाह ताला कल लीडरशिप के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कल इस पुरअमन एहतजाज में जो हमारे एक जमहूरी हक़ है उस पर जो है वो शिरकत करेंगे। आज पीडीएम की लीडरशिप ने भी दरख्वास्त दी और हम भी आज इसको इंडोर्स करते हैं
कि जो दफ़ा 144 का निफाज है इस्लामाबाद में, उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि हमारा माजी भी ये रहा है कि जब हमने कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया, हमने एक गमला और किसी भी सरकारी अमलाक को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखा कि पिछले दिनों जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। जिस किस्म की सरकारी इमलाक और फौजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, मैं समझता हूं कि किसी मुल्क दुश्मन में भी ये ताकत और जुर्रत नहीं थी कि वो ये काम कर सके। लेकिन आज जो काम तहरीक इंसाफ के गुंडों ने, बदमाशों ने किया अपनी लीडरशिप के कहने पे, वो सबके सामने है। आज वो कहते हैं कि हमने ये काम नहीं किया। आपने खुद कहा, आपकी लीडर ने खुद कहा, और उनकी जो ऑडियो लीक्स आई हैं और कहा गया कि हमने जो आपको कहा था कि जहाँ जहाँ पर आप लोगों ने कार्रवाई करनी है वो जो है आप लोगों ने उस पर करें। तो आपने क्या कार्रवाई को कहा था? कौन सी जगह पर उन्होंने पूरा जांच किया? और आज एक और पाकिस्तान के एक अपने आप को मयनाज वकील कहते हैं, जिस पार्टी में भी होते हैं उसकी किश्ती डबोते हैं अल्लाह के फजल से, उनने आज फिर एक बात की कि इमरान खान साहब के पास तो फ़ोन मौजूद था और वो लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। लिहाजा आज ये सवाल भी हम अदालतों से करते हैं कि क्या ये भी चीफ जस्टिस कहने पे वो फ़ोन दिया गया था इमरान खान साहब को? बाकी लवाजमात और तमाम तो चीफ जस्टिस के कहनों पे, यहाँ तक कि उनके जो जजों के बाथरूम की फैसिलिटीज़ भी इस्तेमाल करने के लिए उनको कहा गया कि आप ये बाथरूम इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आप एक पाकिस्तान में नहीं रह रहे। जो एक पाकिस्तान की नाम करते हैं, यहाँ पे दो पाकिस्तान है, और आपके लिए अपने स्पेशल पाकिस्तान और स्पेशल कोर्ट एक बनाया हुआ है जिस पे आप हमारे रूट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मर्सिडीज़ गाड़ी में भी आ सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद वाहिद ये शख्स होंगे जिसको रिमांड के दौरान उठाया गया और ज़मानत दी गई। उस रिमांड में तो वकला के साथ भी मुलाकात नहीं होती, जब रिमांड में होते हैं फैमिली के साथ भी मुलाकात नहीं होती। उसकी रिमांड को ख़त्म करके पेश किया गया और उसको जो है वो कहा गया कि आपको 100 खून माफ़, एक मुहावरे के तौर पर अगर हम कहें कि आप जो कुछ करना चाहते हैं अगले 2 हफ्ते में आप करें, हम आपको फुल प्रोटेक्शन देंगे। इनके बस में नहीं था कि वहाँ पर ऑर्डर इशू करते कि इनको ताहयात में वज़ीर आज़म भी नॉमिनेट करना। कल भी इमरान खान साहब ने कोशिश की कि ये जो चीज़ें थी कि जो सरकारी अमलाक को और फौजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, कि जिसकी GIT बना लें और चीफ जस्टिस साहब इसकी इंक्वायरी करें। मुझे ख़तरा ऐसा ना हो कल सुबह हम सब उठें और एक सुप्रीम कोर्ट से नोटिफिकेशन आ जाए कि जी ये सब कुछ तो इमरान खान नहीं किया, कहीं इंडिया के दहशतगर्द पाकिस्तान में आकर ये काम कर गए। ये ख़तरा मौजूद है क्योंकि इमरान खान साहब ने मोहब्बत का इज़हार तो कर लिया, तो अब महबूब ने तो कह दिया, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। पहले भी महबूब ने जो बातें की सुप्रीम कोर्ट में, मैंने कल भी कहा था कि आशिकी जीत गई और इंसाफ हार गया कल हमारी सुप्रीम कोर्ट की अदालतों में। तो जिस किस्म का जो है रवैया अपनाया गया, और आप देखें ख़ास कर माजी में जिस तरह PTV की बिल्डिंग को नुकसान पहुँचाए गए, आज वही चीज़ रिपीट की। पेशावर में उस रेडियो स्टेशन पे जिसने पाकिस्तान बनने के बाद पहली दफ़ा नशरियात में पाकिस्तान की खुशी की खबर सुनाई, उसको भी नुकसान पहुँचाया। मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करूँगा अपनी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को भी, जिन्होंने ज़्यादा नुकसानात करने से इस सूबे को बचाया, इस पेशावर को बचाया, उनकी बलात्कारियों से बचा। और आज PTI कह रहे हैं कि हमारे ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। मैं कहता हूँ क्रैकडाउन कुछ भी नहीं है। आपने जो काम इस मुल्क के साथ किया है, आपके ऊपर, सबके ऊपर मैं समझता हूँ कि फौजदारी मुकदमात होने चाहिए कि आपने कोर कमांडर के घर को, आपने किले बालिसार को अटैक करने की कोशिश की, आपने स्कूलों को, हस्पतालों को, एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया। ये तो जंगों में दुश्मन भी नहीं करते जिस तरीके से आपने एक मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम करने का जो है वो काम शुरू किया था। लिहाजा ये चीज़ें आज मैं चीफ जस्टिस साहब से सवाल करता हूँ कि आपके एक लाडले ने हाई कोर्ट में खड़े होकर, हाई कोर्ट के प्रीमिसेस में बैठकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को थ्रेट किया। क्या ये समझते हैं कि दुरुस्त था? क्या आपने उस पर एक्शन लिया?
क्या हाई कोर्ट के जजों ने एक्शन लिया कि आपके इदारे में, आपके प्रीमिसेस में बैठकर एक शख्स एक दूसरे इदारे को चैलेंज और धमकियां दे रहे हैं? क्या आपने इस पर सो मोड एक्शन लिया कि शायद वो अंग्रेज़ी में था, हम उर्दू में उसका तर्जुमा आपको कर दें, या आपने उसको बिल्कुल जो है वो किया? फिर इमरान खान साहब ने कल दोबारा पाकिस्तान के ISPR को धमकी दी कि जी आप लोग तो अभी पैदा नहीं हुए जब मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा था। इमरान खान साहब पाकिस्तान का नाम आप रोशन नहीं कर रहे थे। उस ज़माने में अगर वो सीता वाइट और ट्रेन और बॉल टेम्परिंग पाकिस्तान का नाम रोशन करने का नाम है, तो ऐसे पाकिस्तान के नाम को रोशन करने वाले लोगों पे हम लानत पेश करते हैं। उस वक्त तो आप ये काम कर रहे थे, ये पाकिस्तान की निगरानी कर रहे थे या बदनामी आप कर रहे थे? इस चीज़ को पाकिस्तान की निगरानी नहीं कहा जाता। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत सी, इस रियासत से हमें बहुत से गिले होंगे, शिकवे होंगे, लेकिन कभी भी हमने रियासत के ख़िलाफ़ ऐसी चीज़ें नहीं की जो आज PTI कर रही है। आज अगर हम जंग लड़ रहे हैं एक किस्म की, तो हम इस रियासत की जंग लड़ रहे हैं। आज हमारे बॉर्डर पे जो हमारे नौजवान खड़े हैं, आज वो क्या सोच रहे होंगे कि हम अपनी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, आज हम पे हमले हो रहे हैं, आज पुलिस पे हमले हो रहे हैं और हमारे दुश्मन ममालिक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे अंदरूनी इस मुल्क के जो दुश्मन हैं हमारे साथ क्या कर रहे हैं। इनके साथ मैं समझता हूँ कि कोई भी नरम बर्ताव जो है वो नहीं हो सकता। जितना सख्त बर्ताव होगा मैं समझता हूँ कि कम है। जिस तरीके से इस मुल्क को जो है वो नुकसान पहुँचेगा, शहीदों के यादगारों को जिस तरीके से तोड़ा गया। आज मियावाली में इमरान खान साहब, आपके शहर में जो आप कहते हैं, जो इबरत का निशान एक जंगी जहाज खड़ा था हिंदुस्तान के लिए, उसको आपके लोगों ने जिस तरीके से उसको आग जलाई। बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जिसको आपने नुकसान पहुँचाए। क्या था? आज अगर खुशियाँ मनाई जा रही हैं तो पाकिस्तान दुश्मन ममालिक में खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि हम 75 साल में जो काम नहीं कर सके, हमारे इमरान खान साहब ने कर दिया। इसलिए प्रोहिबिटेड फंडिंग, जो ममनुआ फंडिंग थी, जो पैसे आ रहे थे, क्या इसीलिए आ रहे थे कि पाकिस्तान के इदारों को आप गैर मुस्तहकम करें, पाकिस्तानी इदारों पे आप इल्ज़ामात लगाएं। और कल कहते हैं, एक स्टेटमेंट में कहते हैं कि जी अगर बाहर लंदन से पैसे आए, सुप्रीम कोर्ट आए या हुकूमत के पास हैं, तो एक चीज़ है, वो एक चीज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज साहब ने जुर्माना अदा करना था, और आपने उसमें अपना अल-कादिर ट्रस्ट के नाम पे जो है आपने ज़मीन ले ली, अपने घर वालों को भी उस पर डायरेक्टर बना दिया। फिर फराह गोगी साहिबा ने पता नहीं क्या डायमंड्स डिमांडों में शुरू कर दी कि हमारी जो है वो खातून अव्वल को जो है फ़लाँ डायमंड चाहिए, फ़लाँ चीज़ें चाहिए। सारी ऑडियो लीक्स में है। जज साहिबान को तो हमने कहा, क्या चीफ जस्टिस साहब ने अपनी जो ऑडियो लीक जो उनके हवाले से आई, उनके घर वालों के हवाले से आई है, उनकी फैमिली के हवाले से, क्या उसकी फॉरेंसिक कहा? नहीं कहा। नहीं कहा का मतलब है कि वो फिर इस चीज़ को मान रहे हैं कि ये जो है ऑडियो लीक्स, और आज भी ऑडियो लीक्स आई हैं, कल भी आई हैं, तमाम ऑडियो लीक्स इनकी जो है वो गवाही दे रही हैं कि ये चीज़ें जो है वो ठीक हैं। इस वक्त तकरीबन 5 खरब 72 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट के पास, अगर वो डैम फंड के हों या बाहर मुल्क से जो पैसे आए थे वो सुप्रीम कोर्ट गए थे उनके पास हैं। क्या हम पूछ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस से कि पैसे कहाँ पर हैं? आपने कौन से डैम के चौकीदारे किए? पहले आप डैम के चौकीदारा कर रहे थे, अब आप इमरान खान का चौकीदारा कर रहे हैं। हमेशा हमने भी इन्हीं अदालतों से रिक्वेस्ट की थी कि शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो का, जिसका आपने अदालती कत्ल किया, उसको भी आप जो है उसका भी आप हमें भी इंसाफ दें, लेकिन वो इंसाफ हमें नहीं मिल सका, क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो का डोमिसाइल सिंध का था, पंजाब का नहीं था। अगर पंजाब का होता तो शायद उनको भी इस सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल गया होता। लिहाजा ये चीज़ें, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस पूरे अरसे में जो हुआ उस पर मैं बात करना चाहूँगा। और एक और चीज़ कि हम सिंध की आवाम को, हम कराची की आवाम को और ख़ासकर सिंध की आवाम को सलाम पेश करते हैं, जिसने बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जीत दी, जिसने जो है कल भी आपने देखा कि एक रैली निकाली गई कराची में, जिसको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लीड किया। कराची और सिंध की आवाम का शुक्रिया अदा किया कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया, और असली मैंडेट यही। यहाँ पर तो एक ज़माने में सेलेक्टेड भी आए थे 16 महीने से PTI के। किधर गए वो लोग? किधर गए उनके वोट? किधर गए उनका गवर्नर जो बड़ी बड़ी बातें करते थे?
क्यों आपको बल्दियाती इलेक्शन में लोगों ने एतमाद आप पे नहीं किया? और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो हमेशा हम बात करते थे पाकिस्तान के हवाले से था, पाकिस्तान की बेटी के हवाले से था, आफिया सिद्दीकी का केस, जो कि हर सियासी जमात जब भी अपोजिशन में होती थी और कहती थी कि जब भी हम इक़्तिदार में आएंगे हम आफिया सिद्दीकी का केस ऐसे लड़ेंगे जैसे अपना केस लड़ेंगे। 2016 में उसकी बहन ने अमेरिकन वीज़े के लिए अप्लाई किया, जो कि कभी भी प्रोसेस नहीं हुआ, और जो भी हुकूमत आई उसने उसके ऊपर कोई भी संजीदगी का इजहार नहीं। पहली दफ़ा चंद दिनों पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनका केस, जैसे ही फॉरेन मिनिस्टर बने उनका केस लड़ा, और चंद दिन पहले आफिया सिद्दीकी की बहन को यूएस का 5 साल का वीज़ा मिला। उसकी बहन बहुत जल्द अमेरिका जा रही है, अपनी बहन से मुलाकात करेगी। फॉरेन ऑफिस ने अपने कौंसल जनरल जो ह्यूस्टन में उसको बाकायदा कहा हुआ है, और वो वक्तन फ़वक्तन आफिया सिद्दीकी के साथ भी मुलाकात करते हैं, उनके वकील क्लर्क से भी मुलाकात करते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जीत है, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की और ख़ासकर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जीत है कि पाकिस्तान की बेटी का उन्होंने केस लड़ा, और आज उसकी बहन जो है कई सालों बाद जब जा रही है तो अपनी बहन से मुलाकात करेगी और उनका केस लड़ेंगे, और हमारी कोशिश होगी उनकी ज़मानत हो और वापस पाकिस्तान आ सके। यही गुजारिशात थी। अगर कोई सवालात हैं तो हम बैठे। लेकिन दूसरी जानिब जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अगर आप देखें तो उनकी जमानत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जो है वो हायर किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से ये तजाद जो है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ वो डिनाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपने वकील आगे? देखिए जी, जो थोड़ा सा आप आगे से आप इमरान खान का कंडक्ट 2018 से ऑनवर्ड देख लें, जब तक वो गवर्नमेंट में रहे उन पर एक मौक़िफ़ था फ़ौज के बारे में भी, फ़ौज के सरबराह के बारे में भी, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में भी, और फिर जब एक बैच की वो रट लगाते थे। लेकिन 9 अप्रैल 2022 के बाद उनका मौक़िफ़ और रहा, और फिर वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मेरी पॉलिसीज़ में यू टर्न है। हम तो समझते हैं कि जो वादा खिलाफ़ी करे, जो अपने वादे का पास न करे, जो अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर ना करे, तो हमारे माशरे में ऐसे शख्स को बेईमान समझा जाता है, और बेईमान शख्स पे कोई एतबार नहीं करता, कोई एतबार नहीं करता। तो बाय कंडक्ट उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि वो बेईमान भी हैं, बददियानत भी हैं। और अगर एक स्टेज पे वो कहते हैं हमारे वो लोग नहीं थे, और ये जुडिशरी से इंक्वायरी कहते हैं। मेरा एक मौक़िफ़ है, जुडिशरी का काम इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी नहीं है। आइन में जुडिशरी का एक फंक्शन है, और वो फंक्शन है आइन के तहत मुल्क के अवाम को, अफराद को इंसाफ फराहम करना। इन्वेस्टिगेशन, इंटरोगेशन, ये उन एजेंसीज़ का काम है जो इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन एग्जेक्टिव के नीचे काम करती हैं, और वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। तो आप समझते हैं कि सारे मुल्क की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो करप्ट है, या वो इनकम्पिटेंट है, या वो बायस्ड है? कोई इस 22 करोड़ आवाम में कोई शख्स जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में बैठा है वो जानदार आपको नज़र नहीं आता? तो हम समझते हैं कि इस इंसिडेंट की, जो इंसिडेंट 9 तारीख को हुआ लाहौर में, जहाँ भी हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जिन अदारों के पास ये केसेस रजिस्टर्ड है, आया किसी और मुलज़म को कभी ये किसी ने इख्तियार दिया कि वो अपनी मर्ज़ी की इन्वेस्टिगेशन करवाए, वो अपनी मर्ज़ी के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ले? इमरान खान तो अपनी मर्ज़ी के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मांगना चाहता है। और फिर मैं ये भी कह दूँ कि ये टेररिस्ट की जो बात करते हैं एक्टिविटीज़, और टेररिस्ट कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए, मैं समझता हूँ कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जब हमला हुआ, पाकिस्तान का आर्मी एक्ट 1952 का मौजूद है, और उसमें ये बात दर्ज है कि जो मिलिट्री की प्रॉपर्टी को, आर्म फोर्सेस की प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा, नुकसान पहुँचाएगा, उसके ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के नीचे मुकदमा चलेगा। और इंसाफ के तकाज़े ये हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के ये प्रॉपर्टी डैमेज की, उसको नुकसान पहुँचाया, और
उस कौम को एक अच्छा मैसेज जो दिया इमरान खान ने हमारे दुश्मन को, कि आज इंडियन चैनल्स आप देख लें कि वहाँ पे क्या डिस्कशन चल रही है। एंकर पर्सन से लेके उनके जो पैनलिस्ट हैं वो सारे बड़े खुश हैं, कहते हैं हमें तो सूट करता है इमरान खान। वो तो कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान का आएगा तो वो हमें वो सूट करता है, कि वो हिंदुस्तान को वो नुकसान नहीं पहुँचाता, वो नुकसान पहुँचाता है तो रियासत पाकिस्तान को पहुँचाता है, वो नुकसान पहुँचाता है तो आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाता है। और वो समझते हैं कि अगर आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान कमज़ोर होती हैं तो इससे इसके लिए इंडिया के लिए इससे और बड़ी खुशी क्या होगी कि जिन फोर्सेज से वो डरते थे या खौफज़दा थे, अगर वो कमज़ोर हों तो इमरान खान पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की कोई सर्विस नहीं कर रहे थे, वो इस मुल्क में बैठ के हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान की अफवाज की वो सर्विस कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि जो कानून इस मुल्क में मौजूद है उसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या पार्लियामेंट इतनी कमजोर हो गई है कि आप पार्लियामेंट की बजाय सड़कों पर आकर अदलिया को एक पैगाम देने जा रहे हैं, और पार्लियामेंट के जरिए अगर आप अदलिया को पैगाम देंगे तो क्या क्या पैगाम होंगे, और अब मौजूदा सूरत हाल में आपके पास क्या ऑप्शन है? पार्लियामेंट ने पिछले अरसे में कई मरतबा पैगाम तो दिया जुडिशरी को, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही, जुडिशरी का पैगाम वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि वो पार्टिजन है, वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान का आइन इस मुल्क में जो सुप्रीम लॉ है वो पार्लियामेंट को इख्तियार देता है कानून साजी का भी और आइन में अमेंडमेंट्स का भी। इस बारे में आर्टिकल 239 बड़े वाज़ेह है कि पार्लियामेंट जो भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करे वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। यहाँ पे जुडिशरी दाबड़ा बिठाया हुआ था पार्लियामेंट पे, 18वीं तरमीम कभी 19वीं तरमीम जबरन करवाएगी। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट का इख्तियार है आइन बनाने, जुडिशरी का काम सिर्फ कानून को इंटरप्रेट कर रहा है। और ये मिसकंसेप्शन है कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी को ये शौक़ है कि उसने एग्जेक्टिव के इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं, तो आइन ये बात कहता है कि रियासत अपने इख्तियारात मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करेगी, चोज़न रिप्रेजेंटेटिव से एक्सरसाइज करेगी अपनी अथॉरिटी। किसी को एक चीफ एग्जेक्टिव के इख्तियारात इस्तेमाल करने का दिल है, किसी को दवाइयों की और चीनी की कीमतें मुतय्यन करने का दिल है, तो वो अपने वो ऑफिस छोड़ दे, आवाम के पास जाए, वोट लेके आए, वोट की पर्ची लेके आए, हम उसको कबूल करेंगे। लेकिन ये हम कतई इजाज़त नहीं देंगे किसी और अदारे को कि वो अपनी अथॉरिटी को ट्रांसग्रेस करे और दूसरी अथॉरिटी जो स्टेट ऑर्गन है उसके मामलात में वो इंटरफेयर करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्या समझती है कि हुकूमत की जानिब से ये केस सुप्रीम कोर्ट में पुट किया गया इलेक्शन के हवाले से और जिस तरह से मुद्दा वहाँ पे गए मीडिया पार्लियामेंट तक, तो तमाम इत्तेहादी जमातें जो है वो ये कह रही हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं कर रहे, लेकिन अदालत में जाके जो है वो अदालत का एहतराम भी किया जाता है, चीफ जस्टिस का एहतराम भी किया जाता है, कहीं पे बाइकाट नहीं है, कहीं पे हुकूमत की जानिब से अदालत के अंदर ये शो नहीं किया जा रहा कि देखिए जी, हमने कभी भी पीपल्स पार्टी का कंडक्ट आपके सामने है, 77 से लेके आज तक हम प्रोसीडिंग्स का बायकॉट नहीं करते, हम इलेक्शंस का बायकॉट नहीं करते। हमारी पार्टी की पॉलिसी है, हम अपना मौक़िफ़ ज़रूर पेश करते हैं। हमने मौक़िफ़ उनके सामने पेश किया, वो इनका इख्तियारात है, वो डिसएग्री करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ अपने वकला के ज़रिए पेश किया। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जिस रट लगाई हुई है ना कि बेसिक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बनाया किसने? अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने आइन बनाया, किसी जज ने नहीं बनाया, किसी फ़ौजी जर्नल ने नहीं बनाया। ये इख्तियार आवाम देती है सिर्फ अपने मुंतखब नुमाइंदों को कि वो आइन साजी करें, वो कानून साजी करें। ये इख्तियार न जुडिशरी छीन सकती है, न फ़ौज छीन सकती है, न ब्यूरोक्रेसी छीन सकती है। ये इख्तियार सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों के पास है। और हम समझते हैं कि पार्लियामेंट अपनी पोजीशन पहले भी असर्ट करती रही, आइंदा भी हम अपनी पोजीशन असर्ट करेंगे और हम ये अपना इख्तियारात किसी को नहीं छीनने देंगे। भाई साहब, ये बताइएगा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप आए हैं, देख के बहुत खुशी हुई, कानूनी तौर पर जब चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे चीफ जस्टिस पे, तो उन पे कानून लागू होगा, उन पे भी केस हो सकता है। ऐसा कानूनदान हमें बताइएगा कि एक बड़े जज के ऊपर भी क्या ये केस चल सकता है? दूसरा भाई साहब, ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब को आपने
रिहाइश भी आला किस्म की दी, फिर आपने मर्सिडीज पे उनको सुप्रीम कोर्ट लेके आए, ये हुकूमत ने ये सहूलियात दी? देखिए, हुकूमत ने सहूलियत तो नहीं दी, अहकामात तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिए। तो मैं तो आज भी एग्जेक्टिव से कहूँगा, ये जो रिहाइश यहाँ रखी इसने, ये जो आने जाने का सिलसिला है, जो मेहमान नवाजी वहाँ की गई, इसका बिल जो है ना चीफ जस्टिस को भेजा जाए, इसका बिल सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए कि मेहमान वो सुप्रीम कोर्ट के थे, एग्जेक्टिव के नहीं थे, पार्लियामेंट के नहीं थे। किस कैपेसिटी में ये हुक्म दिया गया कि इनको वहाँ रखा जाए? जाने देते बनी गाला। लेकिन ये प्रीएम्प्ट किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, क्योंकि इमरान खान उस वक्त भी मुल्ज़िम था, 11 तारीख को जब पेश हुआ उस वक्त भी मुल्ज़िम था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बेल नहीं ली, ऑर्डर ज़रूर सस्पेंड कर दिया, ऑर्डर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल लीगल कर दिया उसकी गिरफ्तारी को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेल दी? सुप्रीम कोर्ट ने तो बेल नहीं दी थी। कानून की नज़र में तो उस वक्त भी मुल्ज़िम था, लेकिन इंतज़ामिया को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को रोका गया इस वर्बल ऑर्डर के ज़रिए, और उसको रखवाया गया पुलिस लाइन में, ताकि और एजेंसीज जिनके पास केसेस की इंदराज हो चुके हैं, जहाँ पे तफ्तीश करनी है उनके, वो उसको गिरफ्तार न कर सके। और फिर उस वक्त तक इंतज़ार किया गया कि जब तक दूसरे दिन उसको एक ब्लैंकेट ऑर्डर के लिए आने वाले जितने मुकदमात हैं, भला वो उनका इर्तिकाब उसने किया नहीं किया, या उसकी नीयत थी करने की, सब में बेल देगी। आज तक कभी किसी शख्स के साथ ऐसा इंसाफ हुआ कि उसको एक ब्लैंकेट कवर दे दिया गया कि जाए आप जो मर्जी करें, आपको कोई बंदा गिरफ्तार नहीं कर सकता? इसको फेवरेटिज्म नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? इसको नेपोटिज्म नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? शुक्रिया, थैंक यू।